गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर स्टार्ट करने वाले थे। इसके पहले हम लोगों ने पावर सप्लाई के ब्लॉक डायग्राम में जो एक एक ब्लॉक थे वो पढ़े हम लोगों ने, जैसे रेक्टिफायर हो गया, फिल्टर हो गया। अब फिल्टर के बाद क्या आता है? वोल्टेज रेगुलेटर आता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर देखो, उसके टाइप्स स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ी उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट को याद करेंगे। मैंने बताया था तुम लोगों को कि कोई भी वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है ये क्या काम करता है? तो वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है। अब रेगुलेट का मतलब क्या होता है? तो रेगुलेट का मतलब होता है कांस्टेंट रखना। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर जो होते हैं इनका पावर सप्लाई में काम क्या रहता है कि ये वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज को, मतलब डीसी वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का काम करते हैं। लेकिन कांस्टेंट कब रखेंगे? मतलब जब कुछ चेंज होता होगा तो भी वो कांस्टेंट रखते होंगे, बराबर है। तो ऐसे दो कंडीशंस रहते हैं सर्किट में। वो कंडीशंस अगर चेंज होते हैं तो भी ये वोल्टेज रेगुलेटर की वजह से हमको हमेशा डीसी आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट मिलता है। अब ये दोनों कंडीशंस कौन सी होती है? तो पहली कंडीशन जो होती है कि if there is any change in supply voltage, and second condition is if there is any change in load current। मतलब सप्लाई वोल्टेज में अगर कुछ चेंज होता है या लोड करंट में कुछ चेंज होता है तो भी हमको वोल्टेज रेगुलेटर की वजह से हमेशा डीसी वोल्टेज जो है वो डीसी आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट मिलेगा। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे बनाते हैं, क्या उसका काम होता है, कैसे उसको वो वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि फिल्टर में कि जो कंपोनेंट्स हम लोग फिल्टर में फिल्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे उसके टाइप्स होते हैं। तो वैसे ही वोल्टेज रेगुलेटर में है। अगर हमको वोल्टेज रेगुलेटर बनाना है तो हम लोग तीन कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जीनर डायोड, दूसरा कंपोनेंट होता है ट्रांजिस्टर, और तीसरा कंपोनेंट होता है थ्री टर्मिनल एसी। ठीक है, ऐसे तीन कंपोनेंट हम लोग जो है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जीनर वोल्टेज रेगुलेटर। अगर हम जीनर डायोड लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए तो दैट वोल्टेज रेगुलेटर इज नोन एज अ जीनर वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अब जीनर वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ी कंसेप्ट पढ़ेंगे जीनर डायोड के बारे में। देखो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है तुम लोगों को, एनोड और कैथोड दिख रहा है, बराबर है। तो पहले मैं तुमको कंसेप्ट पढ़ाऊंगी कि जीनर डायोड एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बाद वो कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले देखो, जीनर डायोड जो होता है हम लोगों ने लैब में देखा हुआ है, ऑरेंज कलर, ऑरेंज ब्लैक कलर का होता है। तो ये उसका सिंबल होता है। अब देखो कोई भी डायोड का सिंबल हमको आपको ऐसे ही दिखेगा, बस लाइट चेंजेस होते हैं। अब जीनर डायोड में क्या सिंबल में चेंजेस दिख रहे हैं? देखो यहाँ से देखो, ये लाइंस जो है ऐसे यहाँ पे मुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सिंबल होता है। ए मतलब एनोड और के मतलब कैथोड। ठीक है, कैथोड का स्पेलिंग सी से शुरू होता है, लेकिन सी अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तुम लोगों को पता ही है कि वो कैपेसिटर कहलाता है अपने सब्जेक्ट में। इसलिए अपने सब्जेक्ट के लिए कैथोड जो होता है वो के से इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, अब देखो डायोड अगर हम बोलते हैं तो इसके पहले भी हम लोगों ने एक डायोड देखा हुआ है जिसको हमने पीएन जंक्शन डायोड बोला था, बराबर है। वो डायोड ने क्या किया था? तो रेक्टिफिकेशन किया था, बराबर है। वोल्ट ये जो है डायोड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब वो जो पीएन जंक्शन डायोड हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया था, यहाँ पे हम लोग उसी को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर क्यों नहीं यूज कर सकते? ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये है कि क्यों हम लोग जिनर डायोड को वहां पे नहीं यूज किए, समझ में आया ना। तो ये देखो डिफरेंस उसमें क्या होता है। तो जिनर डायोड जो होता है ये बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड भी होता है। इट इज हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। समझ में आया कि मैंने क्या बताया कि जिनर डायोड जो होता है वो बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड ही है। फिर उस वो वोल्टेज रेगुलेट कैसे करता है? तो सभी को पता है कि डायोड जो होते हैं उनको बायसिंग करते हैं हम लोग। बायसिंग मतलब क्या बताया था तुमको? डायोड कोई भी कंपोनेंट को या डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करना, जिसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में ऑन होता है और रिवर्स में ऑफ होता है। बट जिनर डायोड जो है ये दोनों बायसिंग में ऑन रहता है। ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि फॉरवर्ड बायसिंग में भी ये काम करता है और रिवर्स बायसिंग में भी काम करता है। लेकिन दोनों कंडीशन में उसके काम जो होते हैं, काम का पैटर्न अलग अलग होता है। अगर हमने इसको फॉरवर्ड बायसिंग में लगाया, मतलब पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव को, इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव को, तो ये जिनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर नहीं बनेगा।
समझ में आया क्या? वो क्या बनेगा? रेक्टिफायर बनेगा। समझ में आ गया कंसेप्ट? क्या बताया मैंने, क्या बताइए कि अगर हमने जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में लगाया, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लगाया, तो ये क्या करेगा? ये रेक्टिफायर बन जाएगा, रेक्टिफिकेशन करेगा। तो वोल्टेज रेगुलेटर कब बनेगा? तो अगर हम जीनर डायोड को रिवर्स बायसिंग में लगाते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को, ठीक है, तो ये जीनर डायोड क्या करेगा? वो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। मतलब अगर तुमको Zener diode as a voltage regulator यूज करना है तो इट मस्ट बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, अब देखो पीएन जंक्शन डायोड का ऐसा था क्या? नहीं था। हम लोगों ने देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स में लगाया तो बंद हो जाता है, नो करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, और अगर फॉरवर्ड बायस में लगाता है तो ही वो ऑन होता है। इसका मतलब क्या है? देखो दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है कि Zener डायोड कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर बट पीएन जंक्शन डायोड कैन नॉट बी यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। समझे ना? तो पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ रेक्टिफिकेशन करता है, वोल्टेज रेगुलेटर नहीं बनेगा क्योंकि वो रिवर्स बायस में बंद रहता है। और जेनर डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में लगाया तो हम लोग उसको एज रेक्टिफायर लगा यूज कर सकते हैं, और रिवर्स में लगाएंगे तो वो क्या बनेगा? वोल्टेज रेगुलेटर बनेगा। ठीक है, ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें ऐसी और कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशल चीज है, एक स्पेशल फंक्शन है उसमें कि जिसकी वजह से वो वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता है। समझ में ना? तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है जिनर डायोड की कि उसके थ्रू जो भी करंट फ्लो होता है वो अगर कम, वो चेंज होता है, मतलब कम होता है या ज्यादा होता है, मतलब जैसे इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट है आईजेड बोलेंगे हम, जिनर करंट, वो कम हो रहा हो ज्यादा हो रहा हो तो भी उसका वोल्टेज पे इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया ना? यही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो क्या करती है? वोल्टेज को रेगुलेट करती है। मतलब उसकी वजह से करंट कम ज्यादा भी होता है तो भी हमको हमेशा आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। ये स्पेशल उसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी वजह से वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है। समझ में आया क्या? कि उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट चेंज भी होता है। चेंज मतलब क्या? आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो भी उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट जो वो उसके थ्रू, उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है वो हमेशा क्या मिलेगा? हमको कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो होता है उसका ग्राफ है। देखो अब ये ग्राफ जो है ये फॉरवर्ड रीजन, लीकेज रीजन और ब्रेकडाउन रीजन दिख रहा है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिनर डायोड की, हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं जिनर डायोड, कि वो तीनों रीजन में काम करता है, फॉरवर्ड रीजन में भी काम करता है, लीकेज में भी करता है और ब्रेकडाउन में भी करता है। अब देखो जीरो से लेके ये ऊपर का जो दिख रहा है ये फॉरवर्ड रीजन है, मतलब यहाँ पे वो क्या रहेगा? फॉरवर्ड बायस में रहेगा। अगर हम उसको रिवर्स बायस लगाते हैं और करंट और वोल्टेज की कैरेक्टर रीडिंग लेके ग्राफ बनाते हैं तो उसको वो हमको ऐसा मिलेगा। ठीक है, और उसका कंडक्टिंग वोल्टेज जो होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। लीकेज रीजन क्या है? देखो यहाँ से देखो, जीरो से देखो ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से एकदम से जो है वो नीचे जा रहा है करंट। ठीक है, तो ये लीकेज रीजन मतलब क्या कि जीरो और ब्रेकडाउन रीजन, इनके बीच का जो पोर्शन होता है जहां तक ये वोल्टेज कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं लीकेज रीजन। समझे ना? तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई कि वो तीनों रीजन में काम करता है, फॉरवर्ड रीजन में भी, लीकेज रीजन में भी और ब्रेकडाउन रीजन में भी। ठीक है, फॉरवर्ड रीजन मतलब कौन सा? फॉरवर्ड बायसिंग में जब रहेगा तब। लेकिन ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? जब वो रिवर्स बायसिंग में हम लोग लगाएंगे, और दोनों के बीच वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा? लीकेज रीजन रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम में तुमको ये सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एक्सप्लेन जीनर एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये अलग टॉपिक पूछेंगे तुमको, और ड्रॉ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड एंड ड्रॉ इट सिंबल। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन तुमको आ सकता है। तो ये जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ये ग्राफ क्या है? ये आई वी कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बोलते हैं। तुम लोगों को पता है कि इसको वी आई कैरेक्टरिस्टिक या आई वी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्राफ जो होता है ये वोल्टेज और करंट के बीच में दिया जाता है, इसलिए उसको वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बोलते हैं, और ये उसका सिंबल हुआ है। उसके बाद और एक क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि रेटिंग लिखो। समझ में है ना? रेटिंग किसकी? रेटिंग जिनर डायोड की रेटिंग लिखो। तो रेटिंग में देखो उसको रेटिंग कैसे की जाती है? तो सबसे पहला पॉइंट होता है रेटिंग, जिनर डायोड के रेटिंग में पावर डिसिपेशन। या कभी कभी ये अटैच क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ड्रॉ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ विद सिंबल एंड राइट द रेटिंग ऑफ अ जिनर डायोड। इसको इंपॉर्टेंट करना है तुमको 3 मार्क के लिए। ठीक है, अब देखो रेटिंग ऑफ अ जिनर डायोड में पहला पॉइंट क्या लिखना है? पावर डेसिपेशन। पहले रेटिंग क्या होती है उसकी? पावर डेसिपेशन। ठीक है, अब देखो डेसिपेट होना मतलब क्या बताया था तुम लोगों को मैंने? वेस्ट होता है,
या पावर जो बाहर ड्रेन होता है उसको पावर डेसिपेशन बोलते हैं। अब इसमें तुमको कोई डेफिनेशन या वगैरह नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात लिखने की, पावर है, बराबर है, फॉर्मूला लिखना है आपको हमको उसका। तो पावर का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, सिंपल वाला फार्मूला कि पावर मतलब करंट इंटू वोल्टेज, बराबर है। अब ये किसका पावर लिखना है अपने को, जीनर का लिखना है। तो क्या लिखेंगे, पी जेड इक्वल्स वी जेड इंटू आई जेड, पावर इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। और अब डिफाइन करने का रहा तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। और इसका पावर रेटिंग जो होता है वो 1/4 वैट से लेके 50 वैट तक के रहता है, ठीक है। ये पहला हो गया पावर डिसिपेशन। नेक्स्ट है मैक्सिमम करंट रेटिंग, ठीक है। अब करंट रेटिंग मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम करंट जो होता है जिनर डायोड हैंडल करेगा विदाउट एनी डैमेज। मीन्स इसको डिफाइन करने का रहा तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि इट्स अ मैक्सिमम करंट ऑफ अ जिनर डायोड कैन हैंडल विदाउट एनी डैमेज। विदाउट एनी डैमेज के साथ जिनर जो करंट हैंडल करेगा उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट रेटिंग। अब यही सेम फार्मूला जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े थे, P इक्वल्स वी जेड इंटू आई जेड, पावर इक्वल्स वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पे हमको करंट ही निकालना है तो इसी फॉर्मूले को हम लोग इधर से उधर करेंगे तो आई इक्वल्स पी बाय वी आएगा, बराबर है। लेकिन ये क्या है, मैक्सिमम करंट रेटिंग है तो क्या लिखेंगे, जेड एम मतलब मैक्सिमम जिनर करंट इक्वल्स मैक्सिमम जिनर पावर अपॉन जिनर वोल्टेज, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लिखना है तुमको यहाँ पे, बस सफिक्स यहाँ पे चेंज करना है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कि जिनर रेजिस्टेंस, ठीक है। जिनर रेजिस्टेंस को जेड जेड से इंडिकेट करते हैं। ये नीचे वाला जेड क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस भी बोलते हैं हम लोग इन केस ऑफ एसी एसी सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे जेड आर नहीं लिखते हैं, जेड जेड, जेड का मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस, इसको अपना रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही फॉर्मूला रहेगा, देखो V इक्वल्स जेड जेड इक्वल्स क्या होता है, डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा आई जेड। ये चेंज रहेगा, समझे ना, कितना चेंज होता है, इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज में कितना चेंज होता है और करंट में कितना चेंज होता है उनका रेशो रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा आई जेड। ये सारे जो है तुमको एग्जाम में जब आता है तो फॉर्मूले के साथ तुमको लिखना पड़ेगा, और ये फॉर्मूले जो है तुमको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा जिनर का रेटिंग और जिनर का सिंबल, ठीक है। ये सेपरेट क्वेश्चन तुमको 3 मार्क के लिए आएगा। और जो उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि जिनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। ये क्या है कि कैसे जिनर जो है वोल्टेज को रेगुलेट करता है, बराबर है। तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 4 मार्क में से जो है 1 मार्क जो है ये डायग्राम के लिए रहेगा, और रिमेनिंग 3 मार्क जो रहेंगे वो पूरा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए रहेंगे, बराबर है। तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो इसमें, इसमें क्या हमको लिखना है या क्या करता है, कैसे वोल्टेज को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले डायग्राम, यहाँ देखो पहले अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई दिख रहा है। अभी देखो ये डायग्राम हम लोग बड़ी भी कर सकते हैं, क्योंकि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या आता है, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फिल्टर, ये तीनों चीजें मिलके जो सप्लाई बनता है उसको हम लोग अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं। तो उतना पार्ट न ड्रॉ करते हुए यहाँ पे सीधे एक ब्लॉक बना के क्या लिख देने का, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, जिसमें क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर रहेगा, रेक्टिफायर रहेगा और फिल्टर रहेगा। फिर यहाँ से जो है जो वोल्टेज मिलेगा जिनर को या आगे के सर्किट को, आगे के जिसको अपन लोड बोलते हैं, वो VS से सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। ये RS क्या है, उसका रेजिस्टर, सप्लाई सोर्स रेजिस्टर, ये सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई रेजिस्टर, और यहाँ से फ्लो होने वाला जो करंट होता है उनको सप्लाई करंट बोलेंगे। फिर ये यहाँ पे पैरेलली क्या लगाया गया है, जिनर लगाया है। जिनर हमेशा जो होता है इट्स ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। अब इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट क्या रहेगा, IZ रहेगा। और लास्ट में जो है आउटपुट के अक्रॉस में हम लोग जो रजिस्टर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, RL बोलते हैं। और इस RL के थ्रू जो भी करंट फ्लो होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, IL बोलेंगे, ठीक है। इसके थ्रू कौन सा करंट फ्लो होगा, IL होगा, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जीनर जो है वोल्टेज रेगुलेट कब करेगा। तो क्या लिखना है हम लोगों को, मेन पॉइंट कि जीनर voltage regulator is used to regulate or used to constant the output voltage even if there is any change in supply voltage or any change in load current,
ठीक है। ये दोनों कंडीशन जब चेंज हो कंडीशन में जब चेंज होता है तभी भी ये जेनर डायोड क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। कौन से दो कंडीशन, वीएस अगर चेंज होता है तो क्या होता है, और आईएल अगर चेंज होता है तो क्या होता है। तो रिमेनिंग जो 3 मार्क्स मैंने बताए हुए हैं उसमें से एक मार्क जो होता है ये क्या करता है, जिंदर डायोड कंस्ट्रक्शन वैसे जो भी रहता है पार्ट कंसेप्ट का उसके लिए रहेगा, और 2 मार्क जो रहेगा तो में से 1 मार्क सप्लाई वोल्टेज में चेंजेस आते हैं तो कैसे आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है इसके लिए रहेगा, और आईएल जब चेंज होता है तो आउटपुट वोल्टेज कैसे कांस्टेंट मिलेगा इसके लिए रहेगा। ठीक है। तो पहला जो पॉइंट रहेगा वर्किंग का, हम क्या बोलेंगे कि वीएस चेंज होता है। वीएस चेंज होता है तो क्या होता है, तो वर्किंग में पहले हेडिंग डालने का कि इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन। ठीक है ना, कि सप्लाई वोल्टेज जब चेंज होता है तो कैसे आउटपुट वोल्टेज हमको कांस्टेंट मिलता है। तो सबसे पहले देखो, अब वीएस जो है वो चेंज होता है तो आपको बताने का है। अब वीएस चेंज होता है इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक तो कम होगा नहीं तो ज़्यादा होगा। तो कम होगा तो कैसे आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा वो लिखना पड़ेगा, और ये ज़्यादा होता है तो कैसे हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा कांस्टेंट, ये हमको लिखना है इसमें। ठीक है। तो पहला जो होता होगा वो सप्लाई ऑफ वीएस, वेरी इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज वीएस। अब पहले हम लोग देंगे कि बढ़ेगा तो क्या होगा। तो अगर वीएस बढ़ता है, ठीक है ना, अगर वीएस इंक्रीज होता है तो ये आईजेड जो होता है ये भी इंक्रीज होता है। ठीक है, आईजेड इंक्रीज होता है लेकिन आईएल जो होता है ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहता है, और आईएस जो होता है वो डिक्रीज होता है। समझ में कि मैं क्या बताया तुमको कि वीएस अगर इंक्रीज होता है तो आईजेड भी इंक्रीज होगा लेकिन आईएस डिक्रीज होगा, और आईएल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब आईएल अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे आउटपुट का वोल्टेज क्या मिलेगा हमको, कांस्टेंट मिलेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके अपोजिट दूसरा पॉइंट, अगर वीएस जो है डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, आईजेड भी डिक्रीज होगा बट आईएस इंक्रीज होगा, और आईएल आईएल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो हमको वीओ मतलब आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हमको क्या लिखना है कि अगर आईएल चेंज हुआ तो इफेक्ट ऑफ लोड करंट वेरिएशंस। ठीक है। अब ये जो आईएल है हमको पता है कि आरएल के थ्रू फ्लो होने वाला है। अब आईएल जो है अपने आप हम लोग कम ज़्यादा नहीं कर सकते, इसी के उसको कम ज़्यादा कौन करता है, रजिस्टर करता है। लेकिन अगर हमने यहाँ आर एल जो है ये फिक्स्ड वैल्यू का लगाया तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज करना है तो उसको निकालना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे आईएल को चेंज करने के लिए ये कौन सा रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये उसका सिंबल है कि से टेढ़ी लाइन दे दिए तो वो वेरिएबल रजिस्टर बन जाता है। तो अभी आईएल को हमको बढ़ाना है तो आरएल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आरएल को कम करेंगे तो आईएल बढ़ेगा, आईएल बढ़ेगा तो आईजेड कम होता है, और आईजेड कम होता है लेकिन आईएस जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब आईजेड जो है ये क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन इसके अक्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा तो हमको आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है। और अगर हमको आरएल को, अगर हम आरएल को कम करते हैं तो आईएल क्या होगा, वो बढ़ेगा, आईएल बढ़ेगा तो आईजेड कम होगा लेकिन आईएस कांस्टेंट रहेगा, और आईजेड कम भी हुआ तो भी यहाँ का वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है। ऐसे 2 पॉइंट में तुमको इसको एक्सप्लेन करना है कि वीएस बढ़ गया, फिर से एक बार देखो, वीएस बढ़ जाता है तो आईजेड भी बढ़ेगा। ठीक है, आईजेड बढ़ेगा तो आईएल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। वीएस कम होगा तो आईजेड भी कम होगा लेकिन आईएल क्या होगा, कांस्टेंट होगा और आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा। अगर आईएल को कम करना है तो आरएल को बढ़ाओ, आईएल कम होगा तो आईजेड बढ़ेगा, बराबर, आईजेड बढ़ेगा तो आईएस कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा। अगर आरएल को कम, आरएल को बढ़ा दिए तो आईएल क्या होगा, कम होगा, आईएल कम तो आईजेड ज्यादा, और आईएस जो रहेगा वो दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा, और आउटपुट वोल्टेज हमको कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे ये जो है ये एक्सप्लेन करने के लिए तुमको सारे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और एक फॉर्मूला तुमको लिखना पड़ेगा, आरएस मतलब सीरीज में ये जो है ना आरएस, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी है। तो वीएस माइनस वीजेड अपॉन आईएस, सोर्स वोल्टेज माइनस जेनर वोल्टेज अपॉन आईएस मतलब सोर्स करंट। तो ये जो है इस फॉर्मूले पे तुमको न्यूमेरिकल्स भी है, मतलब अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुमको नहीं आता है पेपर में तो इसका न्यूमेरिकल जो आना है वो पक्का है। एक क्वेश्चन जो है वो जेनर डायोड पे हमेशा
रहता ही है पेपर में। ठीक है, तो ऐसे ये जीनर डायोड जो है कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे जीनर जो है, जीनर डायोड जो है न्यूमेरिकली वो जो है हम लोग कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।